नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के टॉप 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है कि समुद्री संसाधनों का मुख्य उपयोग क्या है। इसमें बताना है कि समुद्री संसाधनों का मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको देना है। पहला पहला ऑप्शन है इसमें, पता नहीं कहाँ चला जाता है यार ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि समुद्री संसाधनों का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन है खाद्य उत्पादन, वर्षा बढ़ाना, या ज्वालामुखी बनाना, अथवा पर्वत निर्माण। तो इसमें सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो इसमें सही उत्तर है फूड प्रोडक्शन। क्या है? फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्य उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री मत्स्य संसाधन किस प्रकार का संसाधन है। ये बताना है कि मैराइन फिशरी रिसोर्सेज आर व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स। ऑप्शन है नवीकरणीय रिसोर्स है, या अनवीकरणीय रिसोर्स है, या अस्थायी रिसोर्स है, या फिर काल्पनिक रिसोर्स है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवीकरणीय रिसोर्स है। ठीक है, नवीकरणीय रिसोर्स को क्या कहते हैं, क्योंकि नवीकरणीय रिसोर्स वह है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी वह है, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं प्रोड्यूस होकर वापस बढ़ती हैं। ठीक है, बशर्ते उनका अत्यधिक दोहन ना हो। इसलिए ये समुद्री मत्स्य संसाधन ये नवीकरणीय रिसोर्स है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साला ये पता नहीं कहाँ होता है यार ये। अगला प्रश्न है कि समुद्री खनिजों में कौन प्रमुख है। ये बताना है कि समुद्री खनिजों में कौन प्रमुख है। ऑप्शन है मैग्नीज नोड्यूल, या लोहे की चादर, या एल्यूमिनियम ब्लॉक, या रेत का टीला। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मैग्नीज नोड्यूल्स जो है ये खनिजों समुद्री खनिजों में प्रमुख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री संसाधन का एक जीवित संसाधन कौन सा है। ऑप्शन है पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है, या समुद्री शैवाल है, या नमक है। तो इसका सही उत्तर है, चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सी बीड, जिसको समुद्री शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि समुद्री ऊष्मा ऊर्जा किस किस पर आधारित है, यानी कि मैराइन थर्मल एनर्जी इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन है खारे पानी पर, या ज्वार भाटा पर, या तापमान अंतर पर, या हवा की गति पर। तो इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तापमान के अंतर पर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि समुद्री जैव विविधता किस क्षेत्र में सबसे अधिक मिलती है। तो इसका ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र में, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में समुद्री जैव विविधता सबसे अधिक मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री नमक उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सा है। बताना है कि समुद्री नमक उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है समुद्री जल है, या नदी जल है, या वर्षा जल है, या झील है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। समुद्री जल से ही समुद्री नमक का उत्पादन होता है, ये बेसिक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समुद्री संसाधनों के दो प्रकार क्या हैं। मराइन रिसोर्स आर क्लासिफाई इनटू हाउ मेनी टाइप्स। इसमें बताना है किस टाइप में मराइन रिसोर्स को, कितने टाइप में, इसको करेक्ट कर लीजिए कि मराइन रिसोर्स को यानी समुद्री संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो भागों में विभाजित किया गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं। पहला है लिविंग रिसोर्स और दूसरा है नॉन लिविंग रिसोर्स। नॉन लिविंग रिसोर्स, यही दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब लिविंग रिसोर्स में जैसे फिश है, सीवीड है, ये लिविंग रिसोर्स है। और नॉन लिविंग रिसोर्स में क्या है, जैसे मिनरल्स उपस्थित है समुद्र में और साल्ट उपस्थित है, ये नॉन लिविंग रिसोर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से समुद्री संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ज्वार ऊर्जा किसका उपयोग करती है। ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्व, या सूर्य का दाब, या पृथ्वी का घर्षण, या बादलों का घनत्व। तो इसमें सही उत्तर क्या है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा का घनत्व, चंद्रमा का गुरुत्व का उपयोग करती है क्या, ज्वार ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समुद्री जल में निकाला जाता है। समुद्री जल में क्या निकाला जाता है ये बताना है। ऑप्शन है चांदी, या मैग्नीशियम, या कोयला, या चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम निकाला जाता है समुद्री जल से। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि एल नीनो का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक होता है ये बताना है। ऑप्शन है अटलांटिक क्षेत्र में, या हिंद महासागर क्षेत्र में, या प्रशांत महासागर क्षेत्र में, या आर्कटिक महासागर क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर क्षेत्र में एल नीनो का प्रभाव सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये जो एल नीनो है ये पैसिफिक ओशियन में ही उत्पन्न होने वाली घटना है। यहाँ क्या होता है, यहाँ समुद्र की सतह गर्म होती है, पूरी दुनिया की जलवायु प्रभावित होती है इससे। किससे, एल नीनो से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एल नीनो के दौरान भारत में क्या प्रभाव दिखता है। अब ये बताना है कि भारत में क्या प्रभाव दिखता है। ऑप्शन है अधिक वर्षा, कम वर्षा, या अधिक शीतलता, या बाढ़। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो से भारत में कम वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला नीनो होता है, इसके दौरान क्या बढ़ता है ये बताना है। ऑप्शन है समुद्र का तापमान बढ़ता है, या दाब बढ़ता है, या वर्षा होती है, या बादलों का प्रभाव अधिक होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या है। 13 का सही उत्तर क्या है, सी, यानी कि वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि ला नीना में समुद्र ठंडा हो जाता है और रेनफॉल बढ़ती है। ला नीना में क्या हो जाता है, समुद्र जो है ठंडा हो जाता है और रेनफॉल बढ़ती है। यह मानसून विंड को मजबूत भी करता है और भारत में अच्छे मानसून का कारण बनता है। ला नीना भारत में अच्छे मानसून का कारण बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है एल नीनो किसका उदाहरण है। ऑप्शन है मानसून का, या ज्वालामुखी का,
या समुद्री आबोहवा का या भूकंप का? तो इसमें सही उत्तर बताना है। सही उत्तर इसमें क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्री आबोहवा घटना इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ला नीना क्या है? ये बताना है कि ला नीना क्या है। ऑप्शन है सागर का गर्म होना, सागर का ठंडा होना, तूफान या भूकंप। तो इसका सही उत्तर क्या है 15 में? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सागर का ठंडा होना ही ला नीना है। व्हाट इज ला नीना? सागर का ठंडा होना यानी ओशियन कूलिंग को ही ला नीना कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ENSO का पूरा नाम क्या है? ENSO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है एल निनो साउदर्न ओसिलेशन, या बी अगला है इन्वायरमेंटल न्यूट्रल साउदर्न आउटपुट, या एनर्जी न्यूट्रल सी ओसिलेशन, या नन। तो इसमें से सही उत्तर क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ENSO, ई मीन्स EI, निनो EL, एल निनो साउदर्न ओसिलेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एल निनो में हवा की दिशा कैसी बदलती है, ये बताना है। ऑप्शन है तीव्र से, या स्थिर रूप से, या कमजोर होकर, या वर्धित रूप से। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कमजोर। हवा की दिशा कैसी बदलती है? कैसे बदलती है? कमजोर होकर बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ला नीना आमतौर पर किसके कारण बनती है? ला नीना जो है ये आमतौर पर किसके कारण बनता है? ऑप्शन है ये है अधिक वर्षा, या कम वर्षा, या सूखा, या ऊष्मा से। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अधिक वर्षा से ला नीना बनता है। ठीक है। मतलब कि इसमें था कि अधिक वर्षा, मतलब ला नीना किसका कारण बनता है? अधिक वर्षा का कारण है ला नीना। ठीक है। इसमें करेक्ट कर लीजिएगा कि अधिक वर्षा अगर हो रही है तो समझिए ला नीना के कारण ही हो रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एल नीनो के दौरान समुद्र में क्या बढ़ता है? ऑप्शन है शैवाल, या सतही तापमान, या हिम, या घनत्व। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सतही तापमान बढ़ता है। एल नीनो के दौरान समुद्र में सतही तापमान यानी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है ENSO, ENSO चक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है वायुमंडल और महासागर से, पृथ्वी और चंद्रमा से, पर्वत और घाटियों से, सूर्य और सूर्य से। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडल और महासागर से संबंधित है ENSO। ठीक है। अगला प्रश्न है सुनामी किससे उत्पन्न होती है? टिस सुनामी इज मेनली काज्ड बाई। ऑप्शन है तूफान से, या बाढ़ से, या समुद्री भूकंप से, या हिमस्खलन से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो समुद्र में भूकंप आते हैं उन्हीं भूकंप के कारण सुनामी की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि सुनामी की लहरें कैसी होती हैं? बताना है कि सुनामी की लहरें कैसी होती हैं। ऑप्शन है लंबी तरंगदैर्घ्य जैसी, या छोटी तरंगदैर्घ्य जैसी, या अनियमित, या गोलाकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग वेव लेंथ होती है सुनामी की लहरों की। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जापान में सुनामी क्यों आम है? सुनामी आना जापान में आखिर आम क्यों है? ऑप्शन है वन क्षेत्र के कारण, मैदानी क्षेत्र के कारण, प्रशांत अग्निवलय के कारण, या ठंडा जल के कारण। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत अग्निवलय वलय के कारण ही प्रशांत जापान में सुनामी आना आम बात है। अगला प्रश्न है
सुनामी आने से पहले क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है समुद्री जल पीछे हटता है। ऑप्शन नंबर बी है पहाड़ टूटते हैं। सी है तापमान बढ़ता है। डी है नदी बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए, समुद्री जल पीछे हटता है। सुनामी आने से पहले क्या होता है? समुद्री जल पीछे हट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सुनामी का वेग कहाँ पर बढ़ जाता है? ये बताना है कि सुनामी का वेग कहाँ पर बढ़ जाता है। ऑप्शन है गहरे समुद्र में, या तट पर, या झील में, या नदी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गहरे समुद्र में सुनामी का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है सुनामी कौन सी ऊर्जा से चलती है? ऑप्शन है वायु ऊर्जा से, या भूकंपीय ऊर्जा से, या सौर ऊर्जा से, या रासायनिक ऊर्जा से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय ऊर्जा से चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, भूकंपीय ऊर्जा से चलती है। अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य प्रभाव क्या है? सुनामी का मुख्य प्रभाव क्या है? विनाश है, या वन वृद्धि है, या ताप घटाना है, या वर्षा बढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश ही इसका मुख्य प्रभाव है। अगला प्रश्न है कि सुनामी की लहरें किस दिशा में चलती हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर दिशा में, या गोलाकार दिशा में, या सभी दिशाओं में, या स्थिर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी दिशाओं में सुनामी की लहरें चलती हैं। अगला प्रश्न है कि सुनामी का पता कैसे लगाया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है समुद्री सेंसर से, या ड्रोन से, या उपग्रह से, या जहाज से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री सेंसर से सुनामी का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये इसका सही उत्तर है जापानीज भाषा से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है समुद्र में लवणता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है पीपी, समुद्र में लवणता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है पीपीएम में, या पीपीटी में, या केडब्ल्यू में, या एटीएम में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है किस में मापी जाती है? पीपीटी में, यानी पार्ट पर थाउजेंड्स में मापी जाती है लवणता, यानी कि सैलिनिटी। ठीक है। अगला प्रश्न है लवणता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र में, या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या पर्वतीय क्षेत्र में, या मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि लवणता कम क्यों होती है, ये बताना है। ऑप्शन है धूप बढ़ने से कम होती है, या तापमान बढ़ने से कम होती है, या वर्षा अधिक होने से कम होती है, वह वायु से कम होती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा अधिक होने से लवणता कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल में प्रमुख लवण कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, या कैल्शियम, या आयरन, या सीसा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कैल्शियम क्लोराइड जो है ये समुद्री जल में प्रमुख लवण है। अगला प्रश्न है कि लवणता बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? व्हिच इंक्रीजेज द सैलिनिटी? ऑप्शन है वाष्पीकरण, या वर्षा, या नदी जल, या बर्फ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण जो है लवणता बढ़ाने वाला सही कारक है। अगला प्रश्न है कि लवणता किस में होती है? लवणता कम किससे होती है? ऑप्शन है हिमपात से, या वाष्पीकरण से, या ताप बढ़ने से, या हवाओं से। तो इसका सही उत्तर है हिमपात से लवणता जो है कम होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम लवणता कहाँ होती है, ये बताना है। ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र में, या मरुस्थलीय क्षेत्र में, या पठार में, या पर्वतों में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम लवणता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मृत सागर में लवणता अधिक क्यों होती है, ये बताना है। ऑप्शन इसमें है कोई निकास नहीं है इसलिए, या अधिक वर्षा के कारण, या अधिक बर्फ के कारण,
या कम गर्मी होने के कारण। तो इसका सही उत्तर है कि जो मृत सागर है उसमें कोई आउटलेट नहीं है। आउटलेट ना होने के कारण पानी निकलता नहीं, सिर्फ एवापोरेट होता है, इसलिए साल्ट कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सतही लवणता किससे बदलती है। ठीक है। इसमें ऑप्शन है पर्वत से या चट्टान से, या तापमान और वर्षा से, या फिर ऊंचाई से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तापमान और वर्षा से सतही लवणता बदल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लवणता का प्रभाव क्या है। क्या प्रभाव है? इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी, घनत्व बढ़ाना है, या बादल बनाना है, या पर्वत बनाना है, या नदी बनाना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? घनत्व बढ़ाना ही लवणता का प्रभाव है। अगला प्रश्न है कि समुद्री पारितंत्र में सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है खुले समुद्र हैं, या गहरा समुद्र है, या मुहाना है, या तट है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईस्चुरी या मुहाना ही पारितंत्र में सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोरल रीफ किसका उदाहरण है, ये बताना है। ऑप्शन है मरुस्थलीय पारितंत्र का, या पर्वतीय पारितंत्र का, या समुद्री पारितंत्र का, या आर्द्र भूमि का। तो ऑप्शन नंबर इसमें 42 का ऑप्शन नंबर है सी, यानी कि समुद्री पारितंत्र का उदाहरण है कोरल रीफ। अगला प्रश्न है कि समुद्री घास किस क्षेत्र में अधिक होती है, ये बताना है। ऑप्शन है उथले जल में, या गहरे जल में, या नदी में, या झील में। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है उथले जल में समुद्री घास अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल को जीवित रखने के लिए क्या करना चाहिए। क्या चाहिए आखिर कोरल को जीवित रखने के लिए। ऑप्शन है स्वच्छ गर्म जल चाहिए, या ठंडा जल चाहिए, या गंदा जल चाहिए, या बर्फ या आइस चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो है वो है स्वच्छ गर्म जल ही, यानी क्लीन वार्म वाटर चाहिए कोरल को जीवित रहने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लवक किसे कहते हैं। हु आर द व्हाट इज द प्लैंकटॉन्स। ऑप्शन है तैरने वाले सूक्ष्म जीव, या बड़े मछली, या समुद्री पौधे, या चट्टान। तो इसका जो सही उत्तर है ये कि तैरने वाले सूक्ष्म जीव को ही प्लैंकटॉन्स कहा जाता है। ये समुद्री फूड चेन का आधार हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो जो कि समुद्री सूक्ष्म पौधे होते हैं, और दूसरा है जू प्लैंक्टन जो समुद्री सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समुद्री पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है, ये बताना है कि प्राथमिक उत्पादक कौन है। ऑप्शन है मछलियाँ, या केकड़ा, या फाइटोप्लैंक्टन, या शार्क। तो इसका सही उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन ही समुद्री पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है कि कोरल रीफ किससे बनता है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट से, या आयरन से, या ग्रेनाइट से, या फिर मिट्टी से। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोरल रीफ बनता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समुद्री खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है। ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन से, या मछली से, या डॉल्फिन से, या व्हेल से। तो इसका सही उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन से, यानी प्लवक से ही समुद्री खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है पर्वतों पर, रेगिस्तान में, तटीय क्षेत्र में, या मैदान में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल एरिया में मैंग्रोव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री जैव विविधता किससे घटती है। ऑप्शन है प्रदूषण से, या वर्षा से, या पवन से, या धूप से। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण से ही समुद्री जैव विविधता घटती है। तो ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन।
मिलते हैं इस प्रकार की अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।